मेरा मोबाइल चार्ज में लगा दो, तो चार्ज में लगा दो, देख लेना चार्ज होना चाहिए। मोबाइल चार्ज में लगा दो, ले जाओ। चलिए, हेलो, हाँ क्या हाल चाल? हाय, क्या हुआ हो? कुछ तो बोलिए। भूखे आए हैं क्या? ओ, भूखे आए? ऑनलाइन वाले लोग बताइए, दिखाई सुनाई दे रहे हैं? ऑनलाइन वाला से पूछ रहे। चलिए, प्रणाम सर, मेरा नाम रोहित कुमार साहनी है। मैं ऊपर वाले रूम में बैठता हूँ। मेरा कहना यह है कि सर अभी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस बनाना उचित है या नहीं, इसके बारे में कुछ कहिए सर, ताकि हम समय से पहले सचेत हो जाए। धन्यवाद सर। आपका आज्ञाकारी छात्र रोहित कुमार साहनी। डेट 10/7/2024। क्वेश्चन उचित है और वैसे कोई भी छात्र एवं छात्राएं ऑनलाइन या ऑफलाइन जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, आप प्रयास यह कीजिए कि 1/8/2024 से पहले का ईडब्ल्यूएस आप बना ले। 1/8/2024 से पहले का ईडब्ल्यूएस आप बना ले। और जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, एनसीएल उन्हीं को लगता है और ईबीसी वालों को भी लगता है। ईबीसी वालों को भी लगता है। तो ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी में जो भी आते हैं वो भी प्रयास ये करें कि 1/8/2024 से पहले का आप एनसीएल बनवा ले। ऑनलाइन तो होता है आजकल ये सब चीज, तो आप बनवा ले, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप बनवा ले, अभी बनवा ले, 1/8/2024 से पहले आप बनवा ले। तो रोहित कुमार साहनी ना, हाँ रोहित कुमार साहनी जी, हाँ आपको बनवा लेना चाहिए 1/8/2024 से पहले का। हाँ, आपने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर है हाँ। चलिए, अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। आइए, अब हम लोग पढ़ते हैं आज के सेशन में। तो पढ़ रहे थे हम लोग भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र, भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र। रात में जो है सो नहीं पाए, समझे? सोने का कारण एक तो ये था कि सफल लोगों के साथ साथ असफल लोगों को भी देखना था, मतलब उनसे बात करना था। तो काफ़ी देर रात तक जो है, लगभग हमको लगता है सुबह में 4 बजे, कब सोए हमको भी नहीं पता है, लेकिन 3 बजे के बाद सोए। तो जो है सफल लोगों से भी बात कर रहे थे, असफल लोगों से भी बात कर रहे थे और डाटा भी तैयार कर रहे थे। क्योंकि जैसे हमको क्वेश्चन बनाने में किसी पे विश्वास नहीं होता है, हम अपने से क्वेश्चन बनाते हैं, तो डाटा भी कलेक्ट करने में हमको स्टाफ सब पे विश्वास होता है नहीं होता है। देखते ना ये सब आम का इमली, इमली का कटहर, रूपा के जगह रूपम लिख देगा और रूपम के जगह रूपा। तो ये सब भी काम हमको अपने से करना होता है, समझे? तो इसी वजह से आज सुबह हमें क्लास भी नहीं ले पाए हैं। आज सुबह में टेस्ट था, बिहार एसएससी बैच था, नहीं ले पाए हैं, सीधे आपके बैच में आए हैं। तो पढ़ेंगे हम लोग और देखिए सारा डाटा जो है
कलेक्ट हो गया है। बात है क्या, एक फिजिकल वालों के पास तो लड़का लड़की था और थी नहीं, सब जगह से था। सब जगह का डाटा कलेक्ट करना थोड़ा आसान काम नहीं होता है, समझे। तो जो हम आपको कल बोले थे, प्रारंभिक शुरू में तो पता चल ही जाता है कि कितना है कितना नहीं है। अपने संस्थान से आपको पहले भी बोले थे 2000 के आसपास लोग जो है अप्रॉक्स में फिजिकल दिए थे, जिसमें से कुछ लोग पास किए फिजिकल, कुछ लोग नहीं किए। और फाइनल जो आंकड़ा आ रहा है 300 प्लस ही, जो कल हम आपको बोले थे 300 प्लस ही है। और जो है बोलने के लिए तो हर कोई अपना दावा करेगा, दावा ठोकेगा ही ठोकेगा, लेकिन हमारे पास जो है पूरा आपको ये है। और वो टाइप भी हो रहा था, यही तो तुम ही टाइप कर रहा था जी? कौन टाइप कर रहा था? और राम कुमार कौन है? राम कुमार दूसरा है? ओ हाँ, वो टाइप कर रहा था, कोई टाइप कर रहा था, तो वही टाइप कर रहा था, कोई स्टाफ ही टाइप कर रहा था, उसको दे दिए थे सारा। तो उसका सारा चीज है, अगर टाइप हो जाएगा तो भेज दीजिएगा, एक बार इन लोगों को भी दिखा देंगे, समझे। और उसके बाद जो है हम उस पर जो है एक ये भी बनाएंगे, उस पर एक वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। वीडियो बनाएंगे हम जल्दी, जैसे ही पूरा फुलफिल हो जाता ना। अभी तक बहुत सारा फिजिकल ट्रेनर जो है भेजा है, बहुत सारा एक एक करके भेज रहा है, खोजना न पड़ता है, समझे। तो जो है सब कुछ पारदर्शी है यहाँ पर, कुछ भी ये वाली बात नहीं है। तो आपको जो है आज रात तक हम प्रयास करेंगे वीडियो बना देने का, और हर जगह जो है प्रकाशित होगा, समझे। तो एक बात और देखिए, हम आपको एक बात समझाना चाह रहे हैं। क्या समझाना चाह रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। हम आपको बात बता रहे हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, दिल्ली की बात है, दिल्ली में भी रहे हैं, पढ़े हैं कुछ दिन। दिल्ली में जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे साथ जो है एक हमारी दूर की बड़ी बहन जो है हमारे साथ पढ़ती थी, तैयारी तो करती थी यूपीएससी का, लेकिन हो नहीं पाया, बीपीएससी भी नहीं हो पाया बेचारी को। अंततः जो है मास्टर बनी है, 2-3 साल पहले मास्टर बनी है, अभी नहीं, नया वाला नहीं है, टीआरई 1 टीआरई 2 वाला नहीं, उससे पहले बनी है, समझे। 2-3 साल 4 साल हो गया है, तो 4 साल से भी हमको लगता है ज़्यादा ही हो गया होगा। तो उसके साथ जो है हम वो और भी 2-3 लोग जो है डिस्कशन करते थे। तो एक टीचर था, वो पढ़ाता कुछ खास नहीं था, लेकिन वो करता क्या था, क्लास में जो भी वो करता था, लेकिन क्लास में जो है चीज़ों को याद करवा देता था। तो हमको टीचर पसंद नहीं था, लेकिन उसको जो है वो टीचर पसंद बहुत था। तो हम उससे पूछे, ऐसे ही जा रहे थे, बात करते हुए पूछे कि आप क्यों उस टीचर को पसंद करते हैं। तो वो बताई कि ठीक है, कंसेप्ट नहीं देता है, लेकिन कम से कम क्लास में याद तो करवा देता है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है हमारे दिमाग में आया, और जब हम पढ़ाना प्रारंभ किए तो कंसेप्चुअली पढ़ाने के साथ साथ जब चीज़ों को याद करवाते जा रहे थे, तो बच्चा इस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया। देखिए, ये कितनी छोटी बात है, लेकिन उसका ये चीज़ हमारे दिमाग में बैठ गया, और जब हम इस फील्ड में आए तो हम उसके इस तरीका को अपनाए, और काफ़ी हिट किया ये तरीका। तो कभी कभी कोई कोई बात आपके जेहन में बैठ जाता है। तो कल आप लोग बड़ी अकबकार, उन बातों में से किसी भी एक छोटी भी बात को अगर आप पकड़ लेते हैं और उस पर अगर आप काम करते हैं, तो हमको लगता है कि आप अपने जीवन में काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, समझ गए। तो इस प्रकार का सेशन
हमेशा थोड़े लगता है, हमेशा एक दिन जैसा थोड़े होता है, हमेशा रिजल्ट थोड़े प्रकाशित होता है। तो हमेशा रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है, हमेशा वो दिन नहीं आता है, समझे। तो आप लोग में हम देख रहे हैं कि जो है थोड़ा सा कुछ चीज की कमी है आप में यूं तो अनेकों कमियां है। सबसे पहले तो ऑफलाइन लोगों को बैठने के लिए ही नहीं आता है, ठीक है, ऐसे करके सो जाते हैं थोड़ा देर बाद, समझे। तो ओवरऑल हर चीज का आपको अपने भीतर विकास करना होगा, तभी जा करके जो है आप फाइनली अंतिम रूप से चयनित हो पाइएगा। छांटने की प्रक्रिया है, सिलेक्शन की प्रक्रिया नहीं है, छांटने की प्रक्रिया है। और उसमें आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं, ये होता है कंपटीशन, समझे। तो ठीक है, आप लोग तो जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वो आप करते हैं, लेकिन कभी काल जो है हमारे अनुसार भी कर लिया कीजिए, समझे। तो आइए पढ़ते हैं। तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उस चैप्टर का नाम था आपको क्या, तो उस चैप्टर का नाम था आपको भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र। तो 2-4-5 क्वेश्चन जो है हम आपसे पूछते हैं, आप उन 2-4-5 प्रश्नों का जवाब दीजिए और इसके बाद जो है फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताइएगा, पहला प्रश्न, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से भारतीय संघराज्य क्षेत्र में कब मिलाया गया? 26 अक्टूबर 1900। चलिए ठीक है। आजादी के समय सभी देशी रियासतों में सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद। हैदराबाद देशी रियासत को किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया गया? ऑपरेशन कैटरपिलर या ऑपरेशन पोलो के तहत, ठीक है। तो अब समझिएगा, आजादी के समय जितने भी देशी रियासत थे उन देशी रियासतों को मिलाने को लेकर एक देशी रियासत मंत्रालय का गठन किया गया था। देशी रियासत मंत्रालय के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद अब आगे समझिएगा, देखिए आपको समझना है इस बात को कि आजादी के बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ, आप सब लोग जानते हैं भारत का संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। छब्बीस जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो भारत के संविधान में जो संपूर्ण भारतीय संघराज्य क्षेत्र था उसे 4 भागों में बांटा गया था। उसे 4 भागों में बांटा गया था, 4 भाग। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो संपूर्ण भारतीय संघराज्य क्षेत्र को, मतलब पूरे के पूरे भारतीय संघराज्य क्षेत्र को 4 वर्गों में विभक्त किया गया था। 4 वर्गों में विभक्त किया गया था और जो 4 वर्गों में विभक्त किया गया था उसमें एक था भाग क, भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। इसका मतलब यह है कि जो ये भारत है, जिस भारत में वर्तमान में 28 राज्य
और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस संपूर्ण भारतीय संघराज्य क्षेत्र को मूल संविधान में, जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें 4 भागों में, भाग क, ख, ग और घ में बांटा गया था। भाग क की अगर हम बात करें तो भाग क में ब्रिटिश प्रांत को रखा गया। भाग क में ब्रिटिश प्रांत को रखा गया। किसको रखा गया? ब्रिटिश प्रांत। भाग क में रखा गया ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत जैसे बंगाल एक ब्रिटिश प्रांत था, बिहार एक ब्रिटिश प्रांत था, ओडिशा एक ब्रिटिश प्रांत था। इन सभी को भाग क में रखा गया। इसके बाद भाग ख। भाग ख की अगर हम बात करें तो जो भाग ख है, इसमें बड़े देशी रियासत को रखा गया। भाग ख में जो है बड़े देशी रियासत को रखा गया। बड़े देशी रियासत, बड़े देशी रियासत, बड़े देशी रियासत को भाग ख में रखा गया। जैसे हैदराबाद, मैसूर, ये सब बड़ा देशी रियासत था। इन सभी बड़े देशी रियासतों को भाग ख में रखा गया। भाग ख में। फिर भाग ग की अगर हम बात करें तो भाग ग में छोटे देशी रियासत को रखा गया। जैसे भोपाल, अजमेर, ये सब छोटे देशी रियासत के अंतर्गत आते थे। तो भाग ग की अगर हम बात करें तो इसमें छोटे देशी रियासत को रखा गया था। छोटे देशी रियासत को रखा गया था। छोटे देशी रियासत को रखा गया। और भाग घ की अगर हम बात करें तो इसमें जीते हुए क्षेत्र, भारत ने जिन क्षेत्रों को विदेशी शक्तियों से जीता था, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत ने विदेशी शक्ति से जीता था, तो जो जीते हुए क्षेत्र थे उसे रखा गया भाग घ में। तो कहने का मतलब यह है 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस मूल संविधान में भारतीय संघराज्य क्षेत्र को 4 वर्गों में बांटा गया था। भाग क, ख, ग और घ। क में ब्रिटिश प्रांत, ख में बड़े देशी रियासत, ग में छोटे देशी रियासत और घ में जीते हुए क्षेत्र। पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए आरपीएफएसआई जब इस प्रश्न को पूछ सकता है कि संसदीय समिति कितने प्रकार के होते हैं, तो संसदीय समिति 2 प्रकार के होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। तो ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है अपने आप में। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में भारतीय संघराज्य क्षेत्र को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था। तो मूल संविधान में भारतीय संघराज्य क्षेत्र को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। भाग क, ख, ग और घ। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। आगे हम लोगों को राज्यों के पुनर्गठन को समझना है। राज्यों के पुनर्गठन को समझना है। राज्यों के पुनर्गठन। राज्यों के पुनर्गठन। राज्यों के पुनर्गठन समझिएगा चीजों को। देखिए
राज्यों का पुनर्गठन, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तब यहां पर आएंगे आप बहुत बेहतर समझ पाइएगा। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर मोदी जी की हम बात करें तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मोदी जी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का विरोध किया करते थे। लेकिन जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो जीएसटी को भारत में लागू करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया, और 101वां संविधान संशोधन, और 101वां संविधान संशोधन के तहत केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी को भारत में लागू कर दिया। इस बात को दिमाग में रखिएगा। उसी प्रकार जब भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में, जब भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में, जब भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में, जब भारत की सत्ता कांग्रेस के हाथ में, भारतीयों ने, भारतीय भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कांग्रेस कहना ज्यादा उचित होगा। जब भारत की सत्ता कांग्रेस के हाथ में नहीं था तो कांग्रेस यह कहा करता था कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा। कांग्रेस ने 1920 के अपने नागपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया था कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा। कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया था कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाएगा, भाषाई आधार पर किया जाएगा, भाषाई आधार पर किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब 1947 ईस्वी में सत्ता कांग्रेस के पास आ गई तो अब कांग्रेस यह कहने लगा कि नहीं, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होगा। कांग्रेस यह कहने लगा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होगा, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होगा, कांग्रेस यह कहने लगा। तो जब कांग्रेस अपनी बात से मुकरने लगा कि नहीं, भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होगा, तो विशेष तौर पर दक्षिण भारत में विशेष तौर पर आंदोलन इस बात को लेकर भड़क गया कि नहीं, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ही होनी चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ही होनी चाहिए। इसको लेकर दक्षिण भारत में आंदोलन शुरू हो गया, आंदोलन होना शुरू हो गया। ठीक है, अब जब दक्षिण भारत में इस बात को लेकर आंदोलन होना शुरू हो गया कि नहीं,
राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ही होना चाहिए। राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ही होना चाहिए। अब जब आंदोलन होने लगे तो आंदोलन को रोकने के उद्देश्य से तथा आखिरकार भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर हो, इसको लेकर, भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर हो, इसको लेकर जो आंदोलन चल रहे थे, उस आंदोलनकारियों की बातों को माना जाए या नहीं माना जाए, जून 1948 ईस्वी में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश एसके धर की अध्यक्षता में एक धड़ आयोग का गठन किया गया। एसके धर की अध्यक्षता में एक धड़ आयोग का गठन किया गया, जो राज्य पुनर्गठन आयोग है। राज्य पुनर्गठन आयोग की अगर आप बात करेंगे तो कई सारे राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ है, जिसमें एक आपको धड़ आयोग है, धड़ आयोग है। दूसरा आपको जेवीपी आयोग है, जेवीपी आयोग है। और तीसरा आपको है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, इन तीनों आयोगों का गठन इस बात को लेकर हुआ, और इन तीनों आयोगों को इस बात पर विचार विमर्श करना था कि आखिरकार भारत में राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या हो, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो या नहीं हो, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो या नहीं हो या नहीं। समझ गए? तो धड़ आयोग का गठन हुआ जून 1948। जून 1948 में धड़ आयोग का गठन हुआ। धड़ आयोग लगभग 5 से 6 माह तक काफी विचार विमर्श किया कि आखिरकार धड़ आयोग का गठन, आखिरकार भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर हो। काफी विचार विमर्श के बाद धड़ आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में दिया। और धड़ आयोग ने जो दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट दिया, धड़ आयोग ने जो दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट दिया, अपनी उस रिपोर्ट में धड़ आयोग ने क्या कहा समझिएगा। अपनी उस रिपोर्ट में धड़ आयोग ने यह कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं हो, बल्कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर हो। प्रशासनिक आधार पर मतलब उस आधार पर हो जिसके तहत शासन प्रशासन करने में सहूलियत हो, आसानी हो। तो धड़ आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं हो, बल्कि राज्यों का पुनर्गठन हो भाषाई आधार पर, प्रशासनिक आधार पर, भाषाई आधार पर ना हो बल्कि प्रशासनिक आधार पर हो, प्रशासनिक आधार पर हो। तो आंदोलनकारी क्या मांग कर रहा था? आंदोलनकारी यह मांग कर रहा था कि राज्यों का पुनर्गठन हो भाषाई आधार पर,
लेकिन धर आयोग ने कहा नहीं, भाषाई आधार पर नहीं होगा बल्कि प्रशासनिक आधार पर होगा। ठीक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आंदोलनकारी का जो डिमांड था वह डिमांड पूरा नहीं हो रहा था, जिस वजह से आंदोलन और भी उग्र हो गया, आंदोलन और भी उग्र हो गया। इसके बाद कांग्रेस, जिसके हाथ में सत्ता थी और संविधान सभा शासन प्रशासन को देख रही थी, आगे चलकर दिसंबर 1948 में ही जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों के नेतृत्व में जेबीपी आयोग का गठन दिसंबर 1948 में हुआ। जेबीपी आयोग भी लगभग 4 से 5 माह तक विचार विमर्श किया, और जेबीपी आयोग जब 4 से 5 माह तक विचार विमर्श किया तो उसके बाद जेबीपी आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होनी चाहिए बल्कि प्रशासनिक आधार पर होनी चाहिए। मतलब जो बात धर आयोग अपनी रिपोर्ट में कहा वही बात जेबीपी आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा, और जेबीपी आयोग अपना रिपोर्ट दिया अप्रैल 1949। अप्रैल 1949 में जेबीपी आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया, और जेबीपी आयोग ने भी यही कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक आधार पर होनी चाहिए। तो धर आयोग और जेबीपी आयोग दोनों इसके पक्ष में थे कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलकर 1950 में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद आगे दक्षिण भारत के कांग्रेस के एक कद्दावर नेता थे, मतलब बहुत बड़े नेता थे, श्री पोटली रामुल्लू। उनकी मांग क्या थी समझिएगा। श्री पोटली रामुल्लू की मांग यह थी कि तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन होना चाहिए। श्री पोटली रामुल्लू की यह मांग थी कि तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग प्रांत आंध्र प्रदेश होना चाहिए, और इसी मांग को लेकर पोटली रामुल्लू 50 दिनों से अधिक समय तक आमरण अनशन पर बैठे रहे। कुछ बुक 56 दिन लिखता है, कुछ बुक 58 दिन भी लिखता है, और कुछ बुक 53 दिन भी लिखता है। नोट में 56 है, नोट हम लिखे हैं तो हमको पता है कितना हम लिखे हैं, नोट में 56 है। तो इसी वजह से हम आपको 50+ बोल रहे हैं, लेकिन नोट में जो है उसी के अकॉर्डिंग आप याद रखिएगा चीजों को। तो श्री पोटली रामुल्लू
50 दिनों से अधिक समय तक आमरण अनशन पर बैठे रहे और अपनी मांग के पूरा होने से पहले ही स्वर्ग सिधार गए, स्वर्ग सिधार गए। और जब रामुल्लू का निधन हो गया तो दक्षिण भारत में हिंसा भड़क गई, हिंसा भड़क गई। और जब दक्षिण भारत में हिंसा भड़क गई तो उस समय देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्हें इस बात की घोषणा करना पड़ा कि आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर होगा। तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर होगा। और फिर वर्ष 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। और भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसका गठन वर्ष 1953 में हुआ है, जिसका गठन वर्ष 1953 में हुआ है। समझ गए? अब जब आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर हो गया, फिर से वे लोग जो भाषाई आधार पर भारत में राज्यों को पुनर्गठित करना चाहता था, वे लोग फिर से आंदोलन करने लगे। और जब वे लोग फिर से आंदोलन करने लगे तो आगे चलकर फजल अली आयोग का गठन हुआ। और फजल अली आयोग का गठन दिसंबर 1953 में हुआ। 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ। फजल अली आयोग में अगर देखा जाए तो 3 सदस्य थे। फजल अली आयोग के जो 3 सदस्य थे, फजल अली, के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। फजल अली आयोग में जो 3 सदस्य थे, फजल अली आयोग की अगर हम बात करें तो फजल अली आयोग में जो 3 सदस्य थे, एक थे के.एम. पन्नीकर, दूसरा था हृदयनाथ कुंजरू और तीसरे फजल अली। और देखिए यह आयोग लगभग 2 वर्षों तक विचार विमर्श किया, भारत का भ्रमण किया। और फिर फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत की। वर्ष 1955 में फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। वर्ष 1955 में फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और वर्ष 1955 में जो फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट में फजल अली आयोग ने यह कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होनी चाहिए। भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होनी चाहिए। तो फजल अली आयोग अपनी रिपोर्ट में यह बात कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन होनी चाहिए भाषाई आधार पर। लेकिन देखिए, ध्यान दीजिएगा यहां पर, आखिरकार फजल अली, ठीक है, फजल अली आयोग कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले तो यही था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होनी चाहिए।
तो आखिरकार क्यों भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए? तो इसके पीछे रीजन क्या था जानते हैं? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत में सैकड़ों की संख्या में भाषाएं बोली जाती है। हर 2 कोस 3 कोस पर भाषा बदल जाता है। आप जहां बैठे हुए हैं, यहां से 100 किलोमीटर पश्चिम चले जाइए या 100 किलोमीटर पूर्व चले जाइए या 100 किलोमीटर उत्तर चले जाइए या 100 किलोमीटर दक्षिण चले जाइए, थोड़ा बहुत भाषा में परिवर्तन आपको मिल जाएगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। तो भारत में सैकड़ों की संख्या में भाषा बोली जाती है और अगर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता तो भारत में सैकड़ों राज्य बन जाते। भारत में सैकड़ों राज्य बन जाते मतलब भारत टुकड़ा टुकड़ा में विभाजित हो जाता। तो इसी वजह से भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के पक्ष में भारत सरकार नहीं थी। लेकिन आगे सुनिएगा, फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। लेकिन फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब एक भाषा को लेकर एक राज्य नहीं बनाया जाएगा। गौर कीजिएगा इस बात पे, बड़ी महत्वपूर्ण है ये। फजल अली आयोग ने यह कहा कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा और भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर ही हुआ भी है। भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हुआ भी है और आपके परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी है। आपके बिहार एसआई परीक्षा का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर हुआ है, तो इसका उत्तर होगा भाषाई आधार। यह आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फजल अली आयोग इस बात को कहा है कि हां, भारत में राज्यों का पुनर्गठन होगा भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर। लेकिन इस आयोग ने एक भाषा एक राज्य, एक भाषा एक राज्य, एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को क्या कर दिया? अस्वीकार। एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को क्या कर दिया? अस्वीकार, अस्वीकार कर दिया। कहने का मतलब यह था कि एक भाषा के लिए एक राज्य हम नहीं बनाएंगे, बल्कि भाषा में देखेंगे, जैसे हिंदी है, मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है, इस सबको हिंदी से जोड़ करके आप देख सकते हैं। इस सब भाषा को आप हिंदी से जोड़ करके देख सकते हैं। अरे आप थोड़ा स्वयं सोच करके देखिए ना, बिहारी में अगर भाषाई आधार पर बिहार का पुनर्गठन होता, भोजपुरी के लिए अलग राज्य, मैथिली के लिए अलग राज्य, मगही के लिए अलग राज्य, ठेठी के लिए अलग राज्य होता या नहीं होता? तो एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। मतलब कहा एक भाषा के लिए एक राज्य नहीं बनेगा। देखा जाएगा किस क्षेत्र में कौन भाषा ज्यादा बोला जाता है, और जिस क्षेत्र में जो भाषा ज्यादा बोला जाता है उस भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जाएगा। और फिर फजल अली आयोग के सिफारिश पर ही भारत में राज्यों का पुनर्गठन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत हुआ। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत हुआ। फजल अली आयोग के सिफारिश पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत हुआ। और आप याद कीजिए, मूल संविधान में
14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, आप याद कीजिए। मूल संविधान में 14 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, हाँ या ना? हाँ। और मूल संविधान में 14 भाषा को जो राजभाषा का दर्जा दिया गया था, उस 14 भाषा के आधार पर ही जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो 14 राज्य बनाए गए, 14 राज्य बनाए गए। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो 14 भाषा के आधार पर जो है आपको 14 राज्य बनाए गए, 14 भाषा के आधार पर 14 राज्य बनाए गए। अब 14 भाषा के आधार पर जो 14 राज्य बनाए गए, वो 14 राज्य कौन कौन था समझिएगा। वो 14 राज्य में एक था आपको जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, और उस समय के पंजाब में हिमाचल प्रदेश हरियाणा दोनों था। 1956 के समय के पंजाब में हिमाचल प्रदेश हरियाणा दोनों था, पंजाब में ही था। फिर इसके बाद राजस्थान तीसरा, फिर मुंबई, उसमें महाराष्ट्र गुजरात दोनों था, चौथा। फिर मध्य प्रांत, मध्य प्रांत में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों था। फिर संयुक्त प्रांत, इसमें जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों था। फिर आपको कर्नाटक 7, केरल 8, तमिलनाडु 9, आंध्र प्रदेश 10, उस समय तेलंगाना भी था आंध्र प्रदेश में, ओडिशा 11, बिहार 12, उस समय बिहार में झारखंड भी था, पश्चिम बंगाल 13 और असम 14, असम 14। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो भाषाई आधार पर 14 भाषा के आधार पर 14 राज्य का गठन किया गया था, वो 14 राज्य में पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान, चौथा मुंबई, पांचवा मध्य प्रांत, छठा उत्तर प्रदेश, सातवां कर्नाटक, आठवां केरल, नौवां तमिलनाडु, 10वां आंध्र प्रदेश, 11वां ओडिशा, 12वां बिहार, 13वां पश्चिम बंगाल, 14वां असम। असम, यही 14 प्रांत थे। आगे चलकर बिहार का विभाजन हुआ, झारखंड का गठन हुआ, मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ, उत्तराखंड का गठन हुआ, पंजाब का विभाजन हुआ, हरियाणा का गठन हुआ, पंजाब का विभाजन हुआ, हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, बंबई का विभाजन हुआ, महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, तेलंगाना का गठन हुआ, असम का विभाजन हुआ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय का गठन हुआ। समझ गए? अब जब बंबई का विभाजन हुआ तो महाराष्ट्र और गुजरात 2 प्रांत का गठन हुआ, जिसमें गुजरात भारत का 15वां प्रांत बना। गुजरात की अगर हम लोग बात करें तो गुजरात का गठन हुआ 1960 में। गुजरात का गठन हुआ 1960 में। यह भारत का 16वां प्रांत बना, सॉरी 15वां प्रांत बना। फिर नागालैंड का गठन 1963 में हुआ, यह भारत का 16वां प्रांत बना। फिर आपको पंजाब का विभाजन कर हरियाणा का गठन 1966 में हुआ, यह भारत का 17वां प्रांत बना। फिर पंजाब का ही विभाजन कर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 1971 में, यह भारत का 18वां प्रांत बना, यह भारत का 18वां प्रांत बना। फिर आगे आपको मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन 1972 में हुआ। और जब इन तीनों प्रांतों का गठन हुआ तो 18 से बढ़कर राज्यों की संख्या हो गई 21 हो गई, 18 + 3 इधर 21। और फिर आगे चलकर 1975 में सिक्किम भारत का 22वां प्रांत बना। 1975 में सिक्किम भारत का 22वां प्रांत बना। आगे चलकर सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा, तीनों प्रांत का गठन हुआ 1987 में। अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में, मिजोरम का गठन 1987 में
गोवा का गठन 1987 में। तो 22 + 3 कितना हो गया? 25। 22 + 3 25। 25 राज्य हो गए। इसके बाद मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 ईस्वी। और फिर उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन हुआ 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, और यह भारत का 27वां प्रांत बना। फिर बिहार का विभाजन कर झारखंड का गठन हुआ और यह 28वां प्रांत बना, और यह 28वां प्रांत बना आपको 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। और फिर आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ, 2 जून 2014 को हुआ, और तेलंगाना बना भारत का 29वां प्रांत, भारत का 29वां प्रांत, भारत का 29वां प्रांत बना। इस प्रकार आप 14 प्रांत से बढ़कर कैसे 29 हो गया, इसको आपने देखा। एक बार फिर से इसको हम समरी कर रहे हैं। जो 14 प्रांत थे, गौर फरमाइएगा, यहां पर 14 प्रांत में एगो जम्मू कश्मीर भी है, समझे? इसको ध्यान में रखिएगा। 14 प्रांत में क्या एक जम्मू कश्मीर है? हाँ या ना? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, बंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार, बंगाल और असम। तो ये 14 प्रांत में जम्मू कश्मीर है, हाँ या ना? जम्मू कश्मीर है ना? है। चलिए ठीक। फिर 15वां प्रांत गुजरात 1960 में बना। 16वां प्रांत नागालैंड 1963 में बना। 17वां प्रांत हरियाणा 1966 में। 18वां प्रांत हिमाचल प्रदेश 1971। फिर 3 मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 में। फिर 21 हो गया। 22वां प्रांत सिक्किम 1975 में बना। फिर 3 अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा 1987 में बना। प्रांतों की संख्या हो गई 25। 26वां प्रांत छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड और 29वां तेलंगाना। लेकिन आप याद कीजिए 29 प्रांत है तो इसमें जम्मू कश्मीर भी एक प्रांत है। लेकिन आप याद कीजिए अगस्त 2019 में, अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को पुनर्गठित करने हेतु जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 लाया गया और उस विधेयक के तहत जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और उसे 2 केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया गया। तो जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया तो 29 में से एगो को नहीं घटाइएगा। 29 प्रांत तो तब ना था जब जम्मू कश्मीर भी एक प्रांत था, हाँ या ना? अब जब जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया जा रहा है तो 29 में से एक घटाइएगा तो 28 हो जाएगा। तो वर्तमान में प्रांतों की संख्या कितनी है? 28। कितना है? 28। और प्रांतों का गठन वर्ष याद रखिएगा, प्रांतों का गठन वर्ष याद रखिएगा। क्यों प्रांतों का गठन वर्ष याद रखिएगा? इसलिए याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न। घटना चक्र क्वेश्चन बैंक है और उसको अगर आप देखेंगे, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो प्रांतों के गठन से रिलेटेड प्रश्न जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। समझे बात को? तो प्रांतों के गठन वर्ष को याद रखिएगा। इसके बाद आपने इस चैप्टर में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक को पढ़ा है। इसमें एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत ही किसी राज्य के नाम में परिवर्तन होता है।
भारत के भीतर कई सारे प्रांत हैं, भारत के भीतर कई सारे राज्य हैं जिसके नाम में परिवर्तन हुए हैं। भारत के भीतर जो कई सारे प्रांत हैं जिसके नाम में परिवर्तन हुए हैं, जैसे हम आपको बताना चाहेंगे। उत्तराखंड, उत्तराखंड को पहले कहा जाता था उत्तरांचल, उत्तरांचल का नाम बदलकर किया गया उत्तराखंड। फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को पहले कहा जाता था संयुक्त प्रांत, और संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर किया गया उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश को पहले कहा जाता था मध्य प्रांत, मध्य प्रांत का नाम बदलकर किया गया मध्य प्रदेश। कर्नाटक, कर्नाटक को पहले कहा जाता था मैसूर, मैसूर का नाम बदलकर किया गया है कर्नाटक। फिर केरल, केरल को पहले कहा जाता था ट्रावनकोर कोचीन, और ट्रावनकोर कोचीन का नाम बदलकर किया गया केरल। फिर तमिलनाडु, इसे पहले कहा जाता था मद्रास, और मद्रास का नाम बदलकर किया गया तमिलनाडु। ओडिशा, ओडिशा को पहले कहा जाता था उड़ीसा, उड़ीसा, और उड़ीसा का नाम बदलकर किया गया है ओडिशा। क्या किया गया है? ओडिशा, ओडिशा। समझे बात को? समझे गुरुजी लोग? इस प्रकार ये चैप्टर खत्म। समझे? अब क्या करना है? याद। तो हम आपको याद करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप पढ़िए। पढ़िए जो पढ़ाए हैं। कहां से पढ़िएगा? दीजिए दीजिए, हम बताते हैं। देशी रियासत के एकीकरणों के बाद से पढ़िएगा, या देशी रियासत के एकीकरण से पढ़िए ना पूरा, या मूल मूल संविधान में भारतीय राज्यों का वर्गीकरण, वहां से पढ़िए। मूल संविधान में भारतीय राज्यों का वर्गीकरण, फिर राज्य पुनर्गठन आयोग, पढ़िए जल्दी। ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी पढ़िए, आप लोग को भी पढ़ने बोले हैं। कुर्सी को थोड़ा हाइट करो तो जी, ऊपर करो तो। इधर की हवा लग रहा है, देखिए तो इतना ऊपर कर दिया महाराज। नीचे कीजिए, नीचे कीजिए ना, एकदम ऊपर की बोलने करने। हाँ है, जाइए आप जाइए। पढ़िए। खुश कितना हो रही है, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। यानी दूसरे पे हंसना कितना आसान है, अब फटाक से दांत निकाल देते हैं। पढ़िए जल्दी।
पढ़ लिए, पढ़िए जल्दी। ऑनलाइन वाले लोग आप लोग को भी पढ़ने बोले। पढ़ ली? सही में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पढ़ लिए हो बाबू लोग? छीछे काहे कर रहे हैं? लगता है पढ़ लिए। अधिकतर लोग देख रहे हैं, मुंह देखने लग रहे हैं। आइए अब बोर्ड पे, आइए याद करते हैं फटाफट। बताइए गुरुजी लोग, मूल संविधान में भारतीय संघराज क्षेत्र को कितने भागों में, कौन कौन? क ख ग और क में कौन प्रांत? ख में, ग में, घ में। चलिए, धर आयोग का गठन कब हुआ है? धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दिया है? धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है? राज्यों का पुनर्गठन कौन आधार पर होनी चाहिए? भाषाई या प्रशासनिक? है प्रशासनिक ना। फिर जेबीपी आयोग का गठन कब हुआ है? इस आयोग ने क्या कहा है? कौन आधार पर राज्यों का पुनर्गठन? और फजल अली आयोग का गठन कब हुआ है? इसमें कितने सदस्य? पहला, दूसरा, तीसरा। हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ। यह आयोग अपनी रिपोर्ट कब दिया है? इसने राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर करने को लेकर कहा? किस आधार पर? और इसने किस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था? एक भाषा। भारत में राज्यों का पुनर्गठन कौन आधार पर हुआ? कौन आधार पर? भाषाई आधार पर हुआ। और भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? 7वां संविधान संशोधन 1900। और 14 भाषा के आधार पर 14 राज्य बनाए गए। और जो 1956 में
14 राज्य बनाए गए थे, उसमें पहला राज्य, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। क्लियर है ये बात? भारत का 15वां राज्य गुजरात कब बना? गुजरात का गठन कब हुआ है? गुजरात का गठन कब हुआ है? गुजरात का गठन कब हुआ है? 1900। नागालैंड का गठन, नागालैंड का गठन, हरियाणा का गठन, हरियाणा का गठन, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का गठन, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का गठन। भारत का 22वां प्रांत कौन बना है? भारत का 22वां प्रांत कौन बना? सिक्किम का गठन कब हुआ? सिक्किम का गठन, अरुणाचल प्रदेश का गठन, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा। क्लियर है? मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर। मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000। उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन कब हुआ? 9 नवंबर। उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन कब हुआ? बिहार का विभाजन कर झारखंड का गठन कब हुआ? कब हुआ है? आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना का गठन कब हुआ? कब हुआ है? 2 जून 2000। 2 जून 2000। क्लियर है बात? चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बतलाइएगा, वर्तमान में भारत में कितने राज्य? 28 ना। इसके बाद भारत के कुछ राज्यों के नाम में परिवर्तन हुए हैं। उत्तराखंड का पहले क्या नाम था? उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का, केरल का, त्रावणकोर कोचीन, तमिलनाडु का, मद्रास, ओडिशा का। क्लियर है? ये जो भारत के राज्यों के नाम में परिवर्तन हुए कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद, अनुच्छेद। क्लियर है? चलिए अगला चैप्टर क्या है? नागरिकता। अब होमवर्क क्या दिए थे? होमवर्क चैप्टर 8 पूरा, चैप्टर 9 तो शुरू हुआ है, 9 शुरू नहीं हुआ है। चलिए आगे जो है 2, 4, 5 अनाउंसमेंट, 2, 4 सूचना दे रहे हैं आपको, सुनिए और ध्यान से सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। पहली सूचना, टेस्ट आज मेरा है, टेस्ट होगा, ठीक है। दूसरी सूचना, आप सब को तो मालूम है कि बिट्टू सर नहीं है। मालूम है या नहीं है? नहीं मालूम है तो जानिए बिट्टू सर नहीं है। क्यों नहीं है ये तो मालूम ही होगा। परसों सर की बहन का शादी है इसलिए सर नहीं है, ठीक है। और बड़े भाई हैं सर, तो सारी जिम्मेवारी जो है, अब पिताजी का उम्र तो हो ही गया है, तो सारा जिम्मेदारी जो है, सारा दारोमदार, मतलब सुई से लेकर धागा तक, नमक से लेकर तेल तक, सारा दारोमदार सर पे ही है, सर के सर पर है, समझे। तो इसी वजह सर जो है, हमको लगता है 8 तारीख को राते में निकल गए हैं, 8 तारीख को रात में 1-2 बजे निकले हैं, हमको लगता है, हाँ 8 तारीख को सोमवार को क्लास लेने के बाद निकल गए। तो इसलिए अभी तो बिट्टू झा सर का क्लास होगा नहीं, समझ गए। आगे आपका टेस्ट है। अगली सूचना यह है कि
कल कौन दिन है? बुधवार, बृहस्पतिवार, कल कौन? बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को आपका क्लास बंद है। बृहस्पतिवार और शुक्रवार यानी कल और परसों, कल और परसों आपका क्लास बंद है। हम भी जा रहे हैं, समझे? तो इसलिए कल और परसों जो है क्लास बंद है। नहीं जाएंगे पता है तो 1 महीना तक वो क्लास नहीं लेंगे। तो 1 महीना तक वो क्लास ना ले, उससे बेहतर है कि 2 दिन हम क्लास बंद कर दें। 12 तारीख को तो बोले हैं एकदम पूरा क्लास बंद रहना चाहिए। चाहे हम ऐसे बोल दिए थे, हम एक बार बोले थे जिस रोज जा रहे थे परसों रात में, तो हम बोले देखिए सर बिहार एसआई का रिजल्ट नहीं आया है तो हो सकता हम नहीं हो जाएंगे। तो बमक गए, समझे? तो फिर बोले नहीं, कम से कम जो है खाली आप उपस्थित हो जाइएगा, बस हो गया। आप आइए पटना से, खाली उपस्थित हो जाइए और फिर आप तुरंत रिटर्न हो जाइएगा। तो सोचे अब चल ही जाया जाए, समझे? और तो हम भी जा रहे हैं कल। आप लोग को भोज खिलाएंगे, आमंत्रण है। आइए आप सहरसा स्टेशन पर उतरिए, 4 व्हीलर वहां लगा हुआ रहेगा, समझे? अगर आप आते हैं, अगर आपको आने का इच्छा है आप आ सकते हैं। और सर ही वहाँ पर जो है पटना के बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो उनके लिए जो है 4-5 गाड़ी जो है सहरसा स्टेशन पर रहेगा 12 तारीख को स्पेशली। तो आप लोग नहीं ही आइएगा, हमको पता है। तो आप लोगों के लिए जो है, आप लोगों के लिए 12 के बाद आ रहे हैं और भोज आप लोग को भी खिलाएंगे। आप लोग के लिए भी भोज होगा, समझे? आप लोग के लिए भी होगा। तो नहीं भी आइएगा तो कोई दिक्कत ना है। आप लोगों के लिए पटने में भोज करवा देंगे क्या? अरे भोजन खाने जाइएगा जी, तो यहीं पे भोज करवा देंगे, सब आदमी खा लीजिएगा। और शादी ब्याह में जो होता है भोज में वो रहेगा यहाँ पर भी। वहां से जो हम फोटो खींच के लाएंगे, खाना में क्या क्या था, हैं? बोर्ड पे लगाएंगे खाना में क्या क्या था। अच्छा ठीक है, वहां पे जो शादी के रोज जो भी होगा वो हम खिलाएंगे यहाँ पे, ठीक है? तो आप लोगों के लिए भोज जो है जल्दी आयोजित होगा, ठीक है? लेकिन हाँ सुनिए, अब आगे सुनिए, ये तो ठीक है। देखिए कल और परसों 2 दिन बंद है। शनिवार को क्या है आप सुनिए। आपको हिस्ट्री मॉडर्न पढ़ा दिए हैं। पॉलिटी में 6 चैप्टर या 7 चैप्टर, 6 चैप्टर हो गया है। बायोलॉजी में 8 चैप्टर हो गया है। इकोनॉमिक्स में 3 चैप्टर हो गया है। और करंट में 7-8 क्लास हुआ है, 8 क्लास हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपको करना क्या है, एक दिन आप सुबह से लेकर शाम तक मेरे तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन कर जाइएगा। मॉडर्न, पॉलिटी और करंट, सब चीज का कॉपी है, मटेरियल है आपके पास, रिवीजन कर जाइएगा। और दूसरे दिन में बिट्टू झा सर का इकोनॉमिक्स और साइंस दोनों रिवीजन कर जाइएगा, ठीक है? शनिवार को शाम में 5 बजे से, हम उससे पहले आ जाएंगे। शनिवार को सुबह तक में हम आ जाएंगे, या 10-11 बजे सुबह तक में हम आ ही जाएंगे शनिवार को। शनिवार को शाम में 5 बजे से, शनिवार को शाम में 5 बजे से आपका टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का। और क्वेश्चन वही रहेगा,
क्वेश्चन वही रहेगा जो हम आपको पढ़ाए। इसी बहाने जो है आपका भले 2 दिन क्लास बंद रहेगा, लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। कल लोग आए हुए थे रिवीजन को लेकर के बोल रहे थे ना, सब तो अलग अलग प्रकार का बात किया। कल बहुत सीखने वाला बात लोगों के द्वारा किया गया। जो भी बोला बहुत अच्छा बोला। हमको इन लोगों से इतना आशा नहीं था कि इतना अच्छा बात बोलेगा, लेकिन सब बड़ी शानदार बात सब बोला है, समझे। तो 2 दिन में आपका रिवीजन हो जाएगा और शनिवार को जो है आप टेस्ट दे दीजिएगा। मतलब अभी तक जितना पढ़े हैं उसका एक बार रिवीजन करके टेस्ट दे दीजिएगा। और फिर सोमवार से जो है फिर क्लास अपने कंटिन्यू जैसे चल रहा था वैसे जो है क्लास आपको कंटिन्यू चलेगा। क्वेश्चन बैंक होगा तो रविवार को दे देंगे क्वेश्चन बैंक। आप टेंशन काहे ले रहे हैं, ठीक है? हैं? क्या बोल रहे? क्या सुबह वाला टेस्ट नहीं? हाँ सुनिए 1 मिनट। सुबह वाले टेस्ट का वीडियो रिकॉर्ड करके जो है हम दे देंगे। टेस्ट होगा और वीडियो वो चला दिया जाएगा। सुबह वाला टेस्ट होगा। सुबह वाला टेस्ट कल भी है, परसों भी है। सुबह वाला टेस्ट कल भी है और परसों भी है। सुबह में जो टेस्ट हो रहा है 100 क्वेश्चन का, जानते हैं आप लोग? जो भी लोग दे रहे होंगे आप ये कीजिए कि वो टेस्ट होगा, एकदम होगा वो टेस्ट होगा और एकदम वो टेस्ट होगा। उसका वीडियो रिकॉर्ड करके जो है हम दे देंगे, क्वेश्चन आंसर सब चीज दे देंगे, होगा वो टेस्ट। और बिहार एसआई का सेकेंड बैच 19 जुलाई से आ रहा है। उस सेंटर पर टाइम होगा सुबह 9:30 बजे या 10 बजे। सुबह 9:30 बजे से या 10 बजे से 10 से 1 होगा, 3 घंटे का बैच होगा। या फिर 9:30 से 12:30 होगा। 9:30 से 12:30 होगा। तो अगर आपका कोई भी दोस्त भाई मित्र सगे संबंधी जो छूट गया, जो पीछे रह गया, उन्हें आप इतना इन्फॉर्म जरूर कर देंगे कि आपके संस्थान में बिहार एसआई का जो दूसरा बैच है वह 19 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। सुबह में 10 से 1 या 9:30 से 12, यही आधा घंटा का अंतर रहेगा। यही 2 में से कोई एक टाइम रहेगा, समझ गए? तो ये है होमवर्क तो हम आपको दे ही दिए हैं, पूरा रिवीजन करना है। और ऑनलाइन भी जो है टेस्ट क्विज के तरह जो है हम बोलेंगे करवा देने के लिए। तो ऑनलाइन वाले लोग भी जो है रिवीजन कर लीजिएगा। और देखिए सिर्फ पढ़ा देने मात्र से नहीं होगा। अगर हमारे पढ़ा देने मात्र से ही सिर्फ रिजल्ट हो जाता तो सबका हो जाता। पढ़ाई हम लोगों के पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ रिवीजन भी, सेल्फ स्टडी भी जो है आपके लिए जरूरी है। तो ये है। और कोई दिक्कत? तो 2 दिन बंद है, शनिवार को टेस्ट है, फिर रविवार को तो रविवार ही है। और सोमवार से जो है फिर क्लास आपको कंटिन्यू होगा। और एक जो रोहित कुमार सहनी क्वेश्चन पूछे थे ईडब्ल्यूएस और एनसीएल, वो आप लोग बना लीजिएगा, हम रिक्वेस्ट यही करेंगे। हैं? हाँ जी, हाँ। तो यही है। इससे आगे हम लोग टेस्ट में मिलते हैं। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए तब आप लोग निकलिएगा। बोलिए, होमवर्क तो दिन दिए हैं, पूछेंगे ना अब अगले क्लास टेस्ट में ही। चलिए, धन्यवाद सभी लोगों का।